तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक काफी बेहतरीन एनिमे जिसका पहला एपिसोड अभी कुछ देर पहले ही आया है और ये एनिमे इतना ज्यादा अच्छा होने वाला है कि आपको जरूर देखना चाहिए। एनिमे की कहानी कुछ इस तरह के है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन लॉर्ड दुनिया से ही हर इंसान को खत्म कर देने की ठान लेता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई उससे जीत नहीं सकता। लेकिन एक छोटी सी बच्ची पर उसका दिल आ जाता है और वो दुनिया खत्म करने की जगह उसकी रक्षा करने लगता है। लेकिन वो कोई आम बच्ची नहीं थी जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। चलिए वीडियो में देखते हैं कि डीमन लॉर्ड उस बच्ची को बचा पाता है या अपने मिशन में फेल हो जाता है और ये इंसान और डीमन की जोड़ी कहां तक चलती है। अगर आपको एनिमे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस एनिमे की और वीडियो चाहिए कि नहीं। वैसे एनिमे रिलीज होते ही काफी फेमस हो गया था तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं और उसके फादर खेती कर रहे थे। जैसे ही उसके फादर अपना काम खत्म करते हैं दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। घर पहुंचकर उस बच्ची को उनके कॉन्टिनेंट का मैप दिखता है, लेकिन कॉन्टिनेंट के बाहर काफी डार्क जगह थी जो काफी खतरनाक भी दिख रही थी। तो वो बच्ची अपने फादर से पूछती है कि उनके कॉन्टिनेंट के बाहर ये क्या है। उसके फादर के पास कोई जवाब नहीं था पर वो बच्ची जानने के लिए बहुत उत्सुक दिख रही थी, जिसकी वजह से उसके फादर बिना आंसर दिए नहीं रह सकते थे। फादर बताते हैं हर इंसान के मन में यही सवाल होता है कि उस डार्क जगह पर क्या है और इसीलिए कई लोग पता लगाने की कोशिश भी करते हैं और उन जगहों पर जाते भी हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती है और साथ ही कोई भी सही हालत में वापस नहीं आ पाता। फिर फादर बताते हैं उन डार्क जगहों पर 4 डीमंस हैं जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और आज तक जिस भी इंसान ने उस जगह पर आगे जाने की कोशिश की वो मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वो बच्ची थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या ये सब उनके लिए ठीक है। फादर बताते हैं कि जब तक वो 4 डीमन मर नहीं जाते कोई पता नहीं लगा सकता कि उस जगह पर क्या है। साथ ही वो कहते हैं कि हर मुसीबत का हल भी जरूर होता है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दिन जरूर कोई उन डीमंस को हरा कर पता लगाएगा कि दुनिया में बाहर क्या है। वो लड़की पूछती है फिर इस परेशानी का क्या हल होगा, वो कैसे पता कर सकते हैं कि वो 4 डीमन उनसे क्या छुपा रहे हैं। फादर बताते हैं उनके पास ट्रेजर है जिसका यूज सिर्फ हीरो कर सकते हैं और जब तक वो हीरो को ढूंढ नहीं लेते वो डीमन से नहीं फाइट कर सकते और जीत भी नहीं सकते। ये सुनकर वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और हीरो बनने की कहती है और बताती है कि उसने उस डीमन से फाइट करनी है। फिर वो कहती है कि जब वो उस ट्रेजर स्वॉर्ड की मदद से जीत जाएगी वो सभी कॉन्टिनेंट से बाहर भी देख पाएंगे कि कौन सी अमेजिंग चीज उनका इंतजार कर रही है। अब हम कई साल बाद का सीन देखते हैं जहां वो बच्ची अब बच्ची नहीं रही थी, वो उस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी जिन्हें हीरो बनने के लिए चुना गया है और उसका नाम अलीशा है। अलीशा अपनी आंखें खोलती है और उसे गाड़ी में सिटी से बाहर ले जाया जा रहा था जिससे वो उस डीमन से फाइट कर सके। अलीशा मन में सोचती है कि अब टाइम आ चुका है कि वो उन डीमंस को हराए और पता करे कि उस डार्क जगह पर क्या है। हालांकि इस मिशन पर अलीशा अकेली नहीं थी क्योंकि उसके साथ वो दूसरे लोग भी थे जिन्हें हीरो बनने के लिए चुना गया है और उसके साथ काफी अच्छे फाइटर की पूरी टीम थी। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं सभी आपस में बात करने लगते हैं और उनके बीच काफी स्ट्रॉन्ग लोग भी थे, जैसे कि एक मिनाओ नाम का बंदा था जिसके पास काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेजर है और उसे ये तक नहीं पता कि वो कहां से आया है। हालांकि सभी काफी शॉक थे कि उनके साथ एक लेडी भी है क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हीरो बनने के लिए किसी लड़की को चुना गया हो। वो सभी एक दूसरे को अपना नाम बता रहे थे और वो अलीशा से भी पूछते हैं कि वो कहां से आई है, पर अलीशा उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती और शांत रहती है। वो सभी अपनी डेस्टिनेशन के काफी पास पहुंच जाते हैं और तभी एक लड़का स्टेफा कहता है कि वो काफी पास है। कुछ लोग बात करने लगते हैं कि उन सभी के बीच स्टेफा सबसे स्ट्रॉन्ग है। तभी उनकी कैरेज रुक जाती है और ड्राइवर बताता है कि इससे आगे कैरेज नहीं जा सकती, इससे आगे उन्हें खुद ही जाना पड़ेगा। वो सभी सही से पहुंचे भी नहीं थे और डीमंस उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी स्टेफा चिल्लाते हुए सभी को बाहर अटैक करने की कहता है। सभी अपने स्किल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और सबसे पहले आर्चर डीमंस पर अटैक करने लगते हैं। एलिशा स्टेफा के साथ पेयर हो जाती है और उसके पास अपना खुद का ट्रेजर था। एलिशा काफी स्ट्रॉन्ग थी और उसकी फाइटिंग स्किल भी कमाल की थी। सभी काफी जल्दी इस बात को समझ जाते हैं कि एलिशा के अंदर एक खास बात है जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वो अपने आसपास की चीजों पर काफी ध्यान देती थी जिससे उसे फाइट करने में काफी मदद मिलती थी। तभी हम चारों डीमन लॉर्ड्स में से एक को देखते हैं जो उनके सामने वाले पहाड़ पर था और वो दुनिया में हो रही उथल पुथल की बात करता है। कैसे लोग सिर्फ लड़ाई के बारे में सोचते हैं और कोई किसी के साथ मिलकर चलने की नहीं सोचता। हमारे हीरोज डीमन को मारते हुए काफी जल्दी उसी पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ वो डीमन लॉर्ड था। काफी जल्दी वो सभी पहाड़ के टॉप पर भी पहुंच जाते हैं और स्टेफा काफी एक्साइटेड दिख रहा था क्योंकि इस
मौके का उसने सालों से इंतजार किया था और इतने टाइम की ट्रेनिंग और मेहनत आज के दिन के लिए ही की थी। स्टेफा बाकी सभी से कहता है कि आज वही दिन है जब उनकी गिनती सबसे स्ट्रॉन्ग इंसानों में की जाएगी। जैसे ही वो सभी पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाते हैं, डीमन लॉर्ड भी वहां आ जाता है और उसे देखकर एक बार के लिए सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेफा भी थोड़ा हैरान था और समझ जाता है जो उसके सामने है वो काफी खतरनाक है। वो कितना स्ट्रॉन्ग जितना आज तक स्टेफा ने कुछ नहीं देखा। पर स्टेफा सभी को याद दिलाता है कि वो सभी हीरोज हैं और उनका काम ही नामुमकिन को मुमकिन करना है। तब स्टेफा उस डीमन क्लेव की तरफ जाने लगता है और क्लेवा को एक सेकंड भी नहीं लगता स्टेफा को मारने में। किसी को समझ तक नहीं आता अभी क्या हुआ, क्योंकि क्लेवा अपनी जगह से हिला तक नहीं था और अचानक से स्टेफा काफी स्पीड से पीछे जाकर टकरा गया और तुरंत मारा गया। ये देखकर सभी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का जोश अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो सभी क्लेवा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्लेवा उन्हें काफी आसानी से मार रहा था और उसे अपनी जगह से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि कोई भी इंसान उसके पास पहुंच तक नहीं पा रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्लेवा उन्हें कैसे मार रहा है, क्योंकि वो तो शांत खड़ा है। एलिशा रुकती है और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देती है, जिससे उसे समझ आता है कि क्लेवा उन्हें उनकी शैडो से मार रहा है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अपनी शैडो से बचना होगा, पर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद की शैडो से कैसे बच सकते हैं। एलिशा उन्हें पत्थर पर जंप करके दिखाती है और ऐसे आज तक पहली बार होता है जब कोई क्लेवा के अटैक से बचा था और एलिशा तो क्लेवा के काफी पास भी पहुंच जाती है। इस चीज से क्लेवा का ध्यान भी एलिशा की तरफ जाता है, क्योंकि इतने सालों में वो आज तक जिस भी इंसान से लड़ा है कोई उसके पास तक नहीं आ पाया और ज्यादातर को ये पता ही नहीं चल पाया क्लेवा अटैक कैसे करता है। पर एलिशा ऐसी पहली इंसान है जिसने क्लेवा के अटैक का भी पता लगाया और यहाँ तक कि उसके अटैक से भी बची थी। इस चीज ने क्लेवा का इंसानों को देखने का नजरिया बदल दिया, क्योंकि इतने सालों से क्लेवा को ये लगता था कि इंसान कमजोर होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उन्हें मारना एक मच्छर मारने जितना आसान होता है। लेकिन आज क्लेवा को समझ में आ रहा है कि इंसानों के पास भी ताकत है, उनके पास भी एक मिशन है जिसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि क्लेवा को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है जो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसे जानना था कि क्या चीज उन्हें ताकत देती है। ये जानने के लिए क्लेवा उनसे फाइट करता है और एक एक करके हीरो को मारने लगता है और सबसे लास्ट में क्लेवा एलिशा को भी मार देता है। क्लेवा के अटैक से एलिशा घायल हो जाती है और नीचे गिरने वाली थी। एलिशा अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देखती है और वो अपने फादर से भी माफी मांगती है, क्योंकि वो अपने सपनों को सच नहीं कर पाई और उसे समझ आता है कि हर इंसान सच नहीं होता और उसका वो सपना जो सच नहीं हो पाया। अब हम हाइडन किंगडम के कैपिटल सिटी को देखते हैं, जहाँ हर कोई हमेशा की तरह अपने काम में बिजी था और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत उनकी तरफ आ रही है। तभी वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर क्लेवा आ जाता है और उसे देखकर सभी डर के भागने लगते हैं। क्लेवा उनकी चिंता नहीं करता और बताता है कि कुछ लोगों ने उसके माउंटेन पर आकर उससे फाइट की, जो अपने आप को हीरोज बुला रहे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें उनकी किंग ने भेजा है। वो तो बस उनके किंग से मिलना चाहता है और जानना चाहता है कि किंग क्या चाहते हैं। साथ ही जो कुछ भी उसके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। सभी इंसान तो काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं, पर नाइट्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और आर्चर की मदद से डीमन लॉर्ड क्लेवा पर अटैक भी करने लगते हैं। क्लेवा काफी स्पीड के साथ कासल की तरफ आने लगता है, जिससे वो देख सके कि वो करना क्या चाहते हैं। नाइट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनका कोई भी अटैक क्लेवा तक नहीं पहुंच रहा था। क्लेवा ये सोचता है कि उसने जितना उन्हें स्ट्रॉन्ग सोचा था वो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ये सभी अब भी कमजोर है। क्लेवा अपने कुछ हाथों से उनके कैसल की दीवार तोड़ देता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग दीवारें थी, पर क्लेवा को थोड़ी भी मुश्किल नहीं होती। ये देखकर नाइट समझ जाते कि हालत उनके काबू से बाहर है, इसलिए एक नाइट जाकर किंग को बताता है कि डीमन ने उन पर अटैक कर दिया है। ये सुनकर भी किंग ज्यादा हैरान नहीं दिखता और कहता है डीमन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि हीरोज फेल हो गए हैं। किंग अपनी सीट से खड़ा होता है और आगे जाने लगता है। किंग के पास बचने की सिर्फ एक ही चीज थी, जो की थी ब्लैक ऑफ हाइडमा। तभी एक नाइट कहता है कि वो डीमन सिटी में है और उसे रोकना नामुमकिन है, इसीलिए उन्हें कहीं छुप जाना चाहिए। किंग जवाब देता है अगर डीमन को रोकना नामुमकिन है तो उसका छुपने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चाहे वो कितना भी दूर भागे वो डीमन उस पर पहुंच जाएगा। नाइट्स अब भी लगातार क्लेवो पर अटैक कर रहे थे, हालांकि उन्हें भी पता था कि उनके अटैक कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो हार नहीं मान सकते। क्लेवा याद करता है कैसे जब एलिशा ने अपनी स्वॉर्ड से ऊपर अटैक किया था तो उसे थोड़ा फर्क पड़ा था, इसलिए क्लेवा को लगता है अगर इंसान को अकेला छोड़ दिया गया तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और उस पर वापस अटैक करेंगे, इसलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही क्लेवा सोचता है इंसानों को उसकी जगह चाहिए और इतना रीजन काफी है उन्हें खत्म करने के लिए। किंग एक डोर ओपन करता है जिसकी दूसरी तरफ वो ब्लेड रखा था जिसे उसे बचाना था, लेकिन जैसे ही किंग वो डोर खोलता है वहाँ क्लेवा आ जाता है और सिर्फ किंग को देखकर और उसके आसपास के लोगों को देखकर क्लेवा समझ जाता है कि वही किंग है। तभी क्लेवा इंसानों की भाषा में बात करता है। ये देखकर तो किंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किंग ने कभी सोचा नहीं था कि कोई डीमन कभी भी बात कर सकता है। हालांकि कुछ ही देर में किंग समझ जाता है क्लेवा कौन है। क्लेवा किंग को बताता है कि सिर्फ उसके पास पावर है जिससे वो पूरी दुनिया को बचा सकता है, इसलिए किंग अपने हर जवाब बहुत सोच समझ कर दे, क्योंकि हो सकता है किंग का कोई जवाब उसे पसंद ना आए और हर इंसान मारा जाए। क्लेवा
बताता है उसके पास सिर्फ कुछ ही सवाल हैं जिनका जवाब उसे किंग से जानना है। किंग के जवाब से पता चल जाएगा कि इंसान जिंदा रहेंगे या नहीं। साथ ही क्लेवा कहता है कि इंसानों से उनका मतलब सिर्फ हाइडन के लोगों का नहीं है बल्कि उनके दूसरे जितने भी कॉन्टिनेंट है सबका है। किंग के एक गलत जवाब से हर कॉन्टिनेंट का हर इंसान मारा जाएगा। अब क्लेवा किंग से पूछता है कि वो कौन है, उन्हें क्या चीज हिम्मत देती है और वो क्यों डीमन किंग पर अटैक कर रहे हैं। पर किंग को समझ में नहीं आता कि वो क्यों किसी डीमन के सवालों का जवाब दे, इसलिए वो क्लेवा के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देते हैं। क्लेवा वापस से पूछता तक नहीं, ना ही कुछ कहता, वो सीधा किंग का सर उसकी गर्दन से अलग कर देता है और उसे मार देता है। क्लेवा वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि इंसान उसके लिए खतरा है, इसलिए उसे खत्म कर देना चाहिए। पर क्लेवा को अगर हर इंसान को मारना था तो उसके पास उसकी एक टीम होनी चाहिए जिसके साथ वो मिलकर इंसानों को खत्म कर सकता है। क्लेवा जा ही रहा होता है तभी उसे एक बेबी दिखता है जिसको उसकी मदर ने पकड़ा हुआ था और वो अपनी आखिरी बची सांसों में भी अपनी बीबी को बचा रही थी। हालांकि क्लेवा के लिए वो बेबी एक इंसान बच्चा था और उसे उसके मरने या जीने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी वो मदर क्लेवा से बात करती है और उसकी बीबी को बचाने की भीख मांगती है। इस चीज से क्लेवा शॉक हो जाता है और मदर से पूछता है क्या उसे पता नहीं है कि वो किससे भीख मांग रही है। वही उनकी सारी प्रॉब्लम की वजह है, उसकी वजह से ही आज वो इस हालत में है और वो यहाँ पूरी इंसानियत को खत्म करने आया है। लेकिन वो मदर कहती है अगर वो बेबी की मौत की वजह कोई है तो वो बेबी सिर्फ खुद है क्योंकि उसने एक इंसान के रूप में जन्म लिया। पर मदर कहती है उसके बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है कि उसे क्या बनना है, इसलिए इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। हालांकि क्लेवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे लेडी से कहता है अगर वो चाहती है कि क्लेवा उसके बेबी को बचाए तो उसे प्रूव करना होगा कि वो उसे क्यों बचाए। पर वो लेडी मर रही थी, वो कैसे भी कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन वो कहती है कि वो बेबी आगे चलकर जरूर प्रूव करेगा कि उसे जिंदा बचाना सही फैसला था। अब क्लेवा उस बेबी को अपने साथ ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह से माना नहीं था कि क्यों उसे उस बच्चे को बचाना चाहिए, लेकिन अगर लेडी कह रही है कि बड़े होकर वो बच्चा अपने आप को प्रूव करेगा तो क्लेवा उसके बड़े होने तक का वेट कर सकता है। अब हमें पता चलता है इस दुनिया में 5 तरह के इंसान और सभी एक दूसरे से काफी अलग और बहुत अलग तरह से रहते हैं। जिसके बाद हम डीमन लॉर्ड की केव को देखते हैं जहाँ वो बेबी था और वो काफी रो रहा था क्योंकि 2 काफी बड़े डीमन उसे मारने वाले थे, जिसकी वजह से उसे काफी डर लग रहा था। पर क्लेवा वहाँ आ जाता है और उन्हें रोक देता है, लेकिन वो बेबी रोना बंद नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से क्लेवा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे चुप कराने के लिए उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आवाज करता रहा तो जल्दी ही कोई उसे मार देगा। तभी क्लेवा अपनी एक पूंछ बेबी के सर पर लगा देता है जिससे वो सो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में बच्चा पॉटी कर देता है और वो वापस से रोने लगता है। क्लेवा को फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्यों रो रहा है, वो क्या करे, तो वो बच्चे को एक गड्ढे में डाल देता है जहाँ बहुत सारे कीड़े थे। लेकिन हमें पता चलता कि वो कीड़े इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि सिर्फ गंदगी खाते हैं और वो पॉटी पूरी तरह से साफ कर देते हैं। अब हमें पता चलता है कि क्लेवा को लगता था कि इंसान सिर्फ एक रात में बड़े हो जाते हैं, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है। क्लेवा याद करता है उसने कहाँ से उस बेबी को लिया था और अब तो उसे याद भी नहीं कि वो बेबी किसका है। क्लेवा उसके अच्छे दिल को दोष देता है जो वो रोने की आवाज सुनकर आ गया और उस बच्चे को पालने के लिए हाँ भी कर दिया। साथ ही क्लेवा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे के साथ क्या करे। हालांकि क्लेवा के लिए उसका प्राइड सबसे बड़ा है, इसलिए अगर उसने एक बार हाँ कर दिया कि वो बच्चे को पालेगा तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे जरूर पालेगा। पर क्लेवा ये काम अकेले नहीं कर सकता था क्योंकि उसे बच्चे को कुछ खिलाना भी था और क्लेवा को बिल्कुल नहीं पता कि इंसानी बॉडी कैसे काम करती है। अब क्लेवा उन मरे हुए लोगों की लाशों को देखता है जिन्हें उसने कुछ देर पहले मारा था। क्लेवा एक लड़की जो कि एलिशा थी उसे देखता है और उसे वापस जिंदा करने का फैसला करता है। हमें पता चलता है कि एलिशा के फादर को डार्क बीस्ट ने मार दिया था और बदले की आग में उसने आर्मी के साथ मिलकर लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट पर अटैक कर दिया, लेकिन ये फैसला बिल्कुल सही नहीं रहा और सभी मारे गए। हालांकि एलिशा को वापस से एक चांस मिलता है और वो फिर से जिंदा हो जाती है। जैसे ही एलिशा जिंदा होती है वो क्लेवा को देखती है, उस पर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड निकालती है, लेकिन एलिशा देखती है उसके पास तो उसकी स्वॉर्ड ही नहीं है। हम देखते हैं क्लेवा ने एलिशा को जिंदा करने से पहले सभी लोगों की बॉडी और सारे वेपन्स को फेंक दिया था। अब क्लेवा बताता है कि वो मर चुकी है और उसने अपनी डार्क पावर की मदद से उसे वापस जिंदा किया, इसलिए अब वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये जानकर एलिशा हैरान हो जाती है कि उसके साथ ऐसा भी हुआ था। एलिशा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो डीमन इंसानों की भाषा इतने अच्छे से कैसे बोल पा रहा है। तभी क्लेवा एलिशा को कपड़े उतारने की कहता है। ये सुनकर एलिशा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या क्लेवा ने उसे इस सब के लिए वापस जिंदा किया है। पर एलिशा आगे सोच पाती या कुछ पूछ पाती इससे पहले क्लेवा उसे भूखे बेबी के बारे में बता देता है कि उसे एलिशा का मिल्क चाहिए जिससे वो बच्चे का पेट भर सके। अब क्लेवा जल्दी से उसे उसका आर्मर उतारने की कहता है और जो कहा वो करने की कहता है। एलिशा ऐसा करना नहीं चाहती थी पर क्लेवा ने एलिशा के अंदर कुछ डार्क मैजिक भी डाल दिया था जिसकी वजह से क्लेवा एलिशा की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता था और उससे वो कराता है जो वो करना चाहता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी एलिशा के पास से मिल्क नहीं निकलता और क्लेवा हैरान हो जाता है ये जानकर कि एलिशा के पास मिल्क नहीं है।
अब एलिशा क्लेवा को बताती है कि किसी लेडी के पास मिल्क तभी आता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। एलिशा ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो क्लेवा से उसे मार देने की कहती है, लेकिन क्लेवा उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है और वो बेबी भूख से रोने लगता है। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि वो कैसे बच्चे का पेट भर सकते हैं, लेकिन एलिशा बेकार की बातें करने लगती है कि क्लेवा को बच्चा कैसे मिला। पर क्लेवा को ये बेकार की बातें नहीं करनी थी और वो एलिशा से कोई रास्ता ढूंढने की कहता है जिससे वो बेबी की भूख खत्म कर सके। एलिशा बताती है कि वो किसी ऐसी लेडी को पैसे दे सकते हैं जिसके पास मिल्क हो, लेकिन क्लेवा बताता है कि उसके पास कोई कैश नहीं है जिससे वो किसी लेडी को पैसे दे। लेकिन क्लेवा की केव में जो कीमती क्रिस्टल है उन्हें बेचकर वो काफी पैसे कमा सकते हैं। एलिशा मौका देकर क्लेवा पर अटैक करने की सोचती है, लेकिन उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं थी और ना ही कोई दूसरा वेपन था, जिसकी वजह से वो अभी के लिए शांत रहने का डिसाइड करती है। क्लेवा एलिशा को यही रुकने की कहता है और खुद जाकर ऐसी लेडी को लाने की कहता है जिसके पास मिल्क हो, लेकिन एलिशा उसे रोकती है और उससे कहती है अगर वो ऐसे टाउन में जाएगा तो उसके साथ कोई नहीं आएगा, ऊपर से सभी डर कर भाग जाएंगे। इसलिए एलिशा खुद बेबी के साथ टाउन में जाने की कहती है और खुद उसके लिए मदर ढूंढ कर यहाँ ले आएगी। लेकिन क्लेवा ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो किसी भी हालत में बच्चे को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता था। इसलिए क्लेवा एक ह्यूमन लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर अब भी उसकी इतनी बड़ी पूंछ दिख रही थी और उसके माथे पर सींग भी था। एलिशा कहती है अगर वो ऐसे टाउन में जाएगा तब भी लोगों को डरा देगा। क्लेवा अपनी पूंछ को अपने शैडो में छुपा देता है, लेकिन अब भी उसका सींग गायब नहीं हुए थे। एलिशा क्लेवा को कोई नाम देने की कहती है क्योंकि बिना नाम के उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो क्लेवा खुद का नाम क्लैन रखता है और वो बेबी का नाम लूना रखता है। अब वो तीनों पास की एक रिवर पर आ जाते हैं और क्लैन एलिशा लूना को नहलाने का काम देता है। एलिशा का ऐसा काम करने का मन तो नहीं था, पर वो करती है और क्लैन के पास में ही खड़े होकर एलिशा के हर काम की बुराई कर रहा था, जैसे उसे बेबी को नहलाना नहीं आता, उसे कपड़े पहनाने नहीं आते। आखिर में क्लैन कहता है कि वो कीड़े एलिशा से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अब वो तीनों एक कैंप पर आ जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और क्लैन एलिशा को भी नहाने की कहता है क्योंकि उसके अंदर से काफी बुरी बदबू आ रही थी। क्लैन एलिशा को वो कपड़े धोने के लिए देता है जो बेबी ने पहना था। एलिशा देखती है उस कपड़े पर रॉयल फैमिली का मार्क बना हुआ है और वो तुरंत समझ जाती है कि कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि रॉयल्टी है। जिसके बाद हम हाइडन किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ एक नाइट हर जगह देख रहा था कि कोई जिंदा बचा हो, लेकिन कोई नहीं था। वहीं दूर से दूसरी रेस के इंसान भी हाइडन किंगडम को देख रहे थे और जल्दी से वहाँ पर जाकर कब्जा करने की कहते हैं, कहीं कोई और रेस के लोग वहाँ पहले ना पहुँच जाए। वो जनरल इसलिए इतनी जल्दी कर रहा था क्योंकि हाइडन के रॉयल फैमिली के लोग के पास एक खास तरह के वेपन बनाने की टेक्निक है जो उनके काफी काम आ सकती है। इसलिए वो अपने लोगों को जाकर चेक करने की कहते हैं कि वो देखे कि रॉयल फैमिली में कोई जिंदा बचा है या नहीं, और वो खुद अपने किंग को जाकर इस बारे में बताने की कहते हैं। यहाँ एलिशा क्लैन से पूछती है कि उसने रॉयल फैमिली के बेबी को क्यों किडनैप किया है। हालांकि क्लैन को भी नहीं पता था कि वो बेबी रॉयल फैमिली का है और बताता है कि उसे बेबी किसी ने दिया था, उसने इसे किडनैप नहीं किया। अब क्लैन समझ जाता है कि उसने किंग को तो मार दिया है, इसलिए बहुत से लोग बेबी को लेने जरूर आएंगे क्योंकि उन्हें वो स्किल जाननी होगी। पर क्लैन ऐसा होने देने वाला नहीं था। वो फैसला करता है कि वो बेबी को किंग बनाएगा और देखेगा कि कैसे किंग पूरे किंगडम को चलाता है। एलिशा को लग रहा था कि क्लैन पीछे रहकर किंगडम चलाना चाहता है। एलिशा को समझ भी नहीं आ रहा था कि कहीं उसने बेबी के बारे में सच्चाई बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी। पर क्लैन अभी के लिए जल्दी से किसी लेडी को ढूंढने की कहता है जिसके पास मिल्क हो और वो लूना का पेट भर सके। पर एलिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इंसान क्लैन को देखकर शांत रहेगा क्योंकि उसके सर पर एक सिंग है। लेकिन एलिशा भूल रही थी कि कुछ इंसान ऐसे भी हैं उनके सर पर सिंग है जिन्हें ऑड बुलाया जाता है। पर एलिशा क्लैन के प्लान को शुरू करने से पहले खत्म करना चाहती थी, जो इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि क्लैन को लूना काफी पसंद है और अगर लूना अचानक से गायब हो गई तो क्लैन गुस्से में आकर पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। इसलिए एलिशा अपनी जिंदगी का मिशन बना लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लूना पर कोई मुसीबत नहीं आने देगी। कुछ आगे जाने के बाद उनके ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, पर एलिशा को लग रहा था ये लोग तो काफी आसान शिकार है डीमन लॉर्ड के लिए। तब एक गुंडा क्लैन के सर पर मारता है और क्लैन के सर से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर एलिशा हैरान हो जाती है कि ये अभी क्या हुआ। तभी एक गुंडा एलिशा पर भी अटैक करता है और उसे भी बेहोश कर देता है। एलिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि डीमन लॉर्ड की डार्क पावर उसमें होने के बाद भी वो इतनी कमजोर कैसे है। कुछ देर बाद एलिशा को होश आता है और उसे उसकी टीम दिखती है जो डीमन लॉर्ड को मारने जा रहे थे। कुछ देर बाद क्लैन को होश आता है और ये देखकर एलिशा खुश हो जाती है क्योंकि अब एलिशा को लगने लगा था कहीं क्लैन को सच में कुछ हो तो नहीं गया। क्लैन पूछता है कि वो कहाँ पर है। एलिशा बताती है कि उन्हें पकड़ लिया गया है और ये सुनने के बाद क्लैन कुछ कर ही नहीं रहा था और शांति से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो एलिशा क्लैन से कहती है कि उन्हें बंदी बना दिया गया है और अब उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। फिर भी क्लैन इतना ज्यादा शांत कैसे है। क्लैन जवाब देता है उसे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि क्लैन को गुस्सा है। अब एलिशा क्लैन से पूछती
बताती है कि इस दिन किस आदमी ने सिर्फ एक अटैक किया था और उसी में क्लैन बेहोश हो गया। क्या इंसान बनने के बाद उसकी पावर कम हो गई? क्योंकि जब क्लैन डीमन था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हीरोज के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। क्लैन बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे पता नहीं था कि इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर होती है और वो भी शॉक हो गया था ये देख कर कि सिर्फ एक ही अटैक से उसके सर से खून निकलने लगा और वो बेहोश तक हो गया। पर क्लैन कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लूना बिल्कुल सेफ है और जब तक लूना सेफ है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्लैन पूछता है कि वैसे ये लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। एलिशा बताती है कि ये लोग उन्हें स्लेव बनाकर ले जा रहे हैं और उन्हें अमीर लोगों के बीच बेच दिया जाएगा या फिर उनके साथ इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। क्लैन को ये जानकर काफी अजीब लगता है कि इंसान ही इंसान को बेचता है और खरीदने वाला भी इंसान ही है। इससे अच्छे तो डीमंस है क्योंकि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि किसी डीमन को बेचा या खरीदा नहीं जाता। चाहे कोई भी डीमन कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसकी आजादी छीन कर उसे बेच नहीं सकते। एलिशा बताती है इंसानों की दुनिया में अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तभी आराम से रह सकते हो, लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो हर कोई तुम्हें अपना नौकर बनाने की कोशिश करेगा। जिससे क्लैन को समझ आता है इंसान भी एक तरह से जंगली ही है और वो जंगल राज पर जीते हैं क्योंकि यहाँ भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग का शासन है और कमजोरों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती, जो कि काफी बुरी बात है। पर क्लैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो या इंसानों का रहने का तरीका सही करने नहीं आया। अब हम देखते हैं सभी को गाड़ी से उतारा जाता है और एक आदमी कहता है जो कि अकेले है वो उसके साथ चलेंगे और वो क्लैन से कहता है कि उसके पास एक बच्चा है तो वो दूसरे साइड जाएगा, जिससे एलिशा और क्लैन अलग हो जाते हैं। तब एक आदमी भागने की कोशिश करता है और वो काफी तेजी से भागते हुए गेट की तरफ जा रहा था पर वो गेट से बाहर निकल पाता है इससे पहले एक गार्ड उसको चाकू मार देता है। अब वो गार्ड सभी से कहता है कि अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि वो यहीं रहे और जो कहा जा रहा है वो बिना किसी सवाल के करे। अब क्लैन आगे जा रहा था तब एक लेडी क्लैन को अपने घर में बुलाती है और फिर वो लेडी एक लड़की नील को बाहर बुलाती है और उससे कहती है कि आज से वो उस छोटी बच्ची का ध्यान रखेगी और बच्ची को अपना दूध पिलाएगी क्योंकि वो बच्ची काफी भूखी है और अब से नील का काम है कि उस बच्ची को कभी भूखा ना छोड़े। हम नील की आंखों में देखते हैं जो पूरी तरह से जीने की उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन लूना को देखकर उसे एक नई खुशी मिली और वो थोड़ा खुश हो जाती है जैसे उसे उसका बच्चा मिल गया हो और वो लूना को काफी प्यार भी करने लगती है जो क्लैन को भी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम एलिशा को देखते हैं जिसे मेन बॉस के सामने लाया जाता है जो सभी को डराने की कोशिश कर रहा था और उनसे कहता है कि वो सभी उसे बॉस कहकर बुलाएंगे क्योंकि उस आदमी को बॉस सुनना पसंद है। तब एक आदमी कहता है पर उन्हें तो कोई भी बॉस कहकर नहीं बुलाता, जिस पर बॉस पूछता है कि मतलब कोई उसे बॉस नहीं बुलाता तो वो भी नहीं बुलाएंगे। तभी बॉस अपने पेट को बाहर बुलाता है जो कि काफी खतरनाक मॉन्स्टर था और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो इंसान के मीट का भूखा था और उसे काबू में करने के लिए चेन से बांध रखा था। अब बॉस सभी से कहता है कि उन्हें क्या लगता है कि अगर वो अपने पेट को उन पर छोड़ देगा तो उनका क्या होगा। अब बॉस वापस से सभी से पूछता है कि वो लोग उसे बॉस बुलाएंगे या नहीं। अब सभी मान जाते हैं और सभी का जवाब हाँ में होता है। अब बॉस एलिशा के डायमंड का बैग निकालता है और बताने लगता है कि ये डायमंड यहाँ नहीं मिलते, ये यहाँ से काफी दूर उन 4 डोमेन्स के पास मिलते हैं। तभी बॉस एलिशा को चाकू दिखाते हुए उससे पूछता है कि उसे ये डायमंड कहाँ मिले। तभी बॉस को समझ आता है कि एलिशा को वो डायमंड कहाँ से मिले होंगे और वो बताता है उनकी किंग ने 13 हीरोज को डीमन से लड़ने के लिए भेजा था और एलिशा भी उन हीरोज में से एक है और वो जिंदा बच गई, इसलिए उसने अपने साथ डायमंड ले लिए और वहाँ से निकल गई। पर एलिशा की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी और वो उनके हाथ लग गई। बॉस एलिशा की तारीफ करता है और अगर वो अकेली जिंदा बची इसका मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और एलिशा जरूर काफी समझदार भी है क्योंकि उसने खाली हाथ आने का फैसला नहीं किया, जबकि एलिशा चाहती तो खाली हाथ भी भाग सकती थी। तभी एलिशा की नजर बॉस की स्वॉर्ड पर जाती है जो कि एक खास क्रिस्टल से बनी थी और उस क्रिस्टल के वेपन सिर्फ हीरोज को दिए जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कीमती होते हैं, इसलिए उनका यूज आम जगहों पर नहीं किया जा सकता। साथ ही उन स्पेशल स्वॉर्ड को सिर्फ किंग ही हीरोज को देता है और कोई आम इंसान इन वेपन्स को किसी को नहीं दे सकता। एलिशा बॉस से पूछती है कि उस क्रिस्टल की स्वॉर्ड उसे किससे मिली। ये सुनकर बॉस हंसने लगता है और बताता है ये असली क्रिस्टल की स्वॉर्ड नहीं है और उसका काम यही है कि वो नकली क्रिस्टल की स्वॉर्ड बनाता है और बेचता है। बॉस बताता है उसका काम इतना अच्छा है कि कोई भी इसमें फर्क नहीं बता सकता। साथ ही आज तो ये बात प्रूफ भी हो गई क्योंकि एलिशा एक हीरो है और फिर भी वो समझ नहीं पाई कि ये नकली स्वॉर्ड। इस बात से बॉस काफी खुश हो रहा था और खुद की तारीफ भी करने लगता है कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है और शायद उसे अपनी स्वॉर्ड की कीमत बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि इतने सस्ते में इतनी अच्छी चीज बेचने का फायदा नहीं। पर फिर बॉस बताता है ऐसा नहीं है कि उसके पास सारी नकली स्वॉर्ड है, उसके पास कुछ असली स्वॉर्ड्स भी हैं। ये सुनकर एलिशा हैरान हो जाती है और पूछती है उसके पास असली स्वॉर्ड कैसे आई क्योंकि उसके जैसे इंसान के पास तो नकली स्वॉर्ड भी नहीं होनी चाहिए। एलिशा को पता था कि वो स्पेशल स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होती है और अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो उनसे कितनी तबाही हो सकती है। बॉस बताता है असली स्वॉर्ड पाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, पहला कि वो हीरो बन जाए और किंग उन्हें खुद स्वॉर्ड दे दे और दूसरा तरीका कि जो हीरो है वो उसे मार दे और उसके स्वॉर्ड छीन
छीन ले। वो लोग हीरो तो बनने से रहे, तो साफ है कि उनके पास वो स्वॉर्ड कैसे आई होगी। एलिशा समझ जाती है कि उस आदमी के पास जरूर कोई बुरा प्लान होगा, तभी वो स्वॉर्ड को इकट्ठा करने में इतनी मेहनत कर रहा है। साथ ही वो हीरोज को मारने का रिस्क भी उठा रहा है। अब बॉस बताता है वो बस बेकार में ही इन स्वॉर्ड को इकट्ठा नहीं कर रहा, उसका असली प्लान है कि इन स्वॉर्ड की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दुनिया का कोई भी इंसान उसके सामने नहीं टिक सकता अगर उसके पास ये स्वॉर्ड है। पर उसका ये प्लान जब तक पूरा नहीं हो सकता तब तक उसे वो स्वॉर्ड ना मिल जाए जो समुद्र में है। फिर बॉस उस स्वॉर्ड को लाने का काम एलिशा को देता है, क्योंकि वो एक हीरो है और उससे अच्छे से कौन स्वॉर्ड को पहचान सकता है। अब शाम का सीन हम देखते हैं जहाँ सभी लोग बार में मजे उड़ा रहे थे और क्लैन को भी उसका काम मिल गया था, उसे बाहर में खाना देने का काम मिला था। हम देखते हैं नील लूना को दूध पिला रही थी, जिससे क्लैन काफी खुश थी। लेकिन तभी एक बंदा नील को काम करने के लिए बुला लेता है और नील लूना को साइड रख कर आने लगती है। दो लोग क्लैन के बारे में बात कर रहे थे कि जो नई लड़की आई है वो काफी अजीब है, उसके सर पर एक सींग है और उसकी आंखें भी कुछ अजीब सी हैं। वो थोड़ी डरावनी लगती है, जैसे उन सभी को मारने आई हो, जिसकी वजह से कोई भी क्लैन को ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। वरना इस जगह पर हर कोई लड़कियों को काफी परेशान करता है और यहाँ तक कि उन्हें मारते भी हैं। तभी हम देखते हैं नील बियर लेके जा रही होती है, तभी एक बंदा उसके पैर में पैर अड़ा देता है, जिससे वो और बियर गिर जाती हैं। अब वही बंदा खड़ा होता है और कहने लगता है कि उससे कोई भी काम सही से नहीं होता और अब नील को उसकी गलती की सजा भी मिलेगी। फिर वो दोनों नील को बाहर ले आते हैं और उसे पीटने लगते हैं। काफी देर पीटने के बाद वो दोनों वापस अंदर जाने लगते हैं, पर उनके सामने क्लैन आ जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्लैन वहाँ क्या कर रही है और वो क्लैन को भी मारने की सोचते हैं, पर क्लैन उन दोनों को मार देती है और उनकी बॉडी को शैडो में गायब कर देती है। अब क्लैन नील के पास आ जाती है और उससे उसके बारे में पूछती है कि वो यहाँ इन गुंडों के पास कैसे आई और वो यहाँ कर क्या रही है, साथ ही वो कब से यहाँ है। पर नील को समझ में नहीं आ रहा था कि क्लैन उसे उसके बारे में इतने सवाल क्यों कर रही है। क्लैन कहती है उसे नील के बारे में सब जानना है। ये सुनकर नील खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब कोई नील के बारे में जानना चाहता हो, क्योंकि यहाँ हमेशा सब सिर्फ उससे काम कराते हैं और उसे मारते हैं। अब नील बताती है असल में उसे यहाँ लाया नहीं गया, वो यहीं पैदा हुई थी और उसे उसके फादर के बारे में कुछ नहीं पता, वो कौन थे और कैसे दिखते थे, क्योंकि नील ने अपनी मदर को काफी बचपन में देखा था और जब से उसने उन्हें कभी नहीं देखा। साथ ही अगर अब नील की मदर उसके सामने आ भी गई तो वो उन्हें कभी पहचान नहीं पाएगी। हालांकि नील ने अपनी मदर को देखा है, पर उसे अब उनका चेहरा याद नहीं, सिर्फ साइड से याद है कि वो कैसी दिखती थी। कि नील को सही से याद नहीं, शायद उसकी मदर भी एक स्लेव थी, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें काफी मारते थे और वो काफी जोर जोर से चिल्लाती थी क्योंकि उन्हें काफी दर्द होता था। लेकिन वो जब नील की तरफ देखती है तो वो हमेशा स्माइल करती थी, ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी कि वो कितनी ज्यादा परेशान नहीं है। हालांकि जब तो नील को पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब तक वो उन दिनों के बारे में सोचती है तो उसे समझ आता है कि उसकी मदर उसके लिए कितनी परेशानियां झेलती थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी मदर गायब हो गई। अब नील को पता नहीं कि उसकी मदर मर गई, ये यहाँ से भाग गई। उनके गायब होने के बाद एक दिन नील आराम से खाना खा रही थी, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आ गया और काफी जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उसके कई दांत और कान टूट गए। जब नील को समझ आया कि उसकी मदर इतने टाइम से उसे बचा रही थी और जब वो गायब हो गई तो उन लोगों ने वही नील के साथ करना शुरू कर दिया जो उसकी मदर के साथ किया करते थे। वो लोग रोज ही नील को मारा करते थे और काफी दुख देते थे। नील को खाने के लिए भी काफी परेशान रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी नील जिंदा थी। एक दिन उस लेडी ने नील को इतना परेशान देखा और उसे अपने पास रख लिया। नील बताती है वो उनकी बहुत ज्यादा एहसानमंद है, क्योंकि उन्होंने उसे खाना दिया और रहने की जगह दी। अगर नील इतनी बड़ी हो पाई है तो सिर्फ उनकी बदौलत है। फिर वो दोनों साथ रहने लगे। नील बताती है वो उससे बहुत ज्यादा काम कराती है, पर नील को उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस लेडी ने नील को इतनी मदद की और अगर नील बदले में किसी भी तरह से उनके काम आ सकती है तो ये नील की खुशकिस्मती होगी। अब नील क्लैन से कहती है कि उसकी बॉडी में लूना के लिए काफी सारा मिल गया, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। नील बताती है वो लूना को अपने बच्चे की तरफ प्यार देगी और उसे कभी भूखा नहीं छोड़ेगी। पर क्लैन के मन में एक सवाल आता है कि अगर नील की बॉडी में मिल्क है तो जरूर उसने भी कभी बच्चा पैदा किया होगा, तो नील का बच्चा कहाँ है? नील बताती है उसे नहीं पता कि उसका बच्चा कहाँ है, इसमें भी उसी की गलती है जो आज उसका बच्चा उसके साथ नहीं है। अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जब नील बच्चा पैदा कर रही थी और उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ये देखकर नील की पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जमीन की गहराई में गिरती जा रही है, जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। नील ने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, वो सिर्फ मरना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया हो। लेकिन जब नील आंखें खोलती है तो वो देखती है एक बच्चा उसकी गोद में बैठा है और उसका मिल्क पी रहा है। ये देखकर काफी टाइम बाद नील सच में वापस से खुश हुई और उसे वापस से जीने की उम्मीद मिली। नील नहीं जानती थी कि वो बच्चा किसका है, पर वो बच्चा 6 महीने का था और वो काफी ज्यादा भूखा था, तो नील ने उसे काफी सारा मिल्क दिया। लेकिन एक दिन अचानक से वो बच्चा गायब हो गया। फिर एक दिन वापस से एक नया बच्चा नील के पास आ गया और नील ने उसे भी मिल्क दिया, पर वो भी गायब हो गया। नील बताती है उसने आज तक कई सारे बच्चों को जन्म दिया है, पर कोई भी जिंदा
जिंदा नहीं बच पाया। अब तो नील ने मदर बनने की उम्मीद भी खो दी। अब क्लैन नील का थैंक्स करती है जो उसने लूना का इतना ख्याल रखा, और उसके बदले क्लैन नील को एक ऑफर देती है कि वो इस जगह को छोड़ दे और उसके साथ चले, जिससे नील को लूना की नर्स बना दिया जाएगा। नील को लूना का ख्याल रखना होगा और उसे बड़ा करना होगा, पर नील चाहे तो इस ऑफर के लिए मना भी कर सकती है और अपनी पूरी जिंदगी यहीं रह सकती है। क्लैन बताती है उसे इंसानों से नफरत है, पर उसे ये नहीं पता कि इंसानों के लिए उसके मन में इतनी नफरत क्यों है, इसलिए वो इंसानों को जानना चाहती है। पर अब नील कहती है उसे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ से बाहर आ सकती है, और वैसे भी अब उसे यहीं रहने की आदत हो गई है। और क्लैन से कहती है कि उसे लूना की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक वो यहाँ जिंदा है वो लूना को जरूर दूध और कभी लूना को भूखा नहीं रहने देगी। फिर नील वहाँ से चली जाती है और उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो यहाँ रहना चाहती है, सिर्फ किसी मजबूरी में ही यहाँ रह रही थी। ये बात क्लैन भी समझ जाती है, पर जब तक नील खुद से जाना नहीं चाहेगी तब तक क्लैन भी कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद हम एलिशा को देखते हैं जिसे कि गुंडा पानी के सामने ले आता है। वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि नदी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और बाकी गुंडे उसे पानी में जाने की कह रहे थे। अब वो लड़का पहले उनसे पूछता है कि उन्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना, जिस पर वो गुंडे कहते हैं उन्हें सब अच्छे से याद है। अगर वो लड़का पानी में जाकर उस मछली से लड़ेगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को आजाद कर देंगे। अब वो लड़का पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी के अंदर वाली मछली कोई नॉर्मल मछली नहीं थी और वो काफी बड़ी और स्ट्रॉन्ग थी। असल में वो तो कोई मछली ही नहीं थी, वो एक मॉन्स्टर है। साथ ही वो उस लड़के को काफी बुरी तरह से मार देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है जो हर जगह गिर जाते हैं। अब हमें इन मछलियों के बारे में बताया जाता है कि पहले यहाँ काफी सारी मछलियाँ थी जो लोगों को मार रही थी, तो एक दिन हीरो यहाँ इन्हें खत्म करने आया और उसने कई मछलियों को अकेले ही मार दिया। और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था कि अकेले जीत जाता और लड़ता हुआ मर गया, पर उसकी स्वॉर्ड अब भी नदी के बीच में है और एलिशा का यही काम है कि वो जाकर उसको उस हीरो की स्वॉर्ड को लेकर आए। एलिशा पूछती है कि उस लड़के ने उसकी बात मानी तो क्या अब वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देंगे, पर वो गुंडा हंसते हुए कहता है कि आज के टाइम में कौन अपना प्रॉमिस पूरा करता है। वो गुंडा एलिशा से जल्दी जाने की कहता है क्योंकि यहाँ हर कोई उसकी चीखों की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक आदमी से सब्र नहीं होता और वो एलिशा के सामने आ जाता है और कहता है वो उसके सारे कपड़े फाड़ देगा और उसके साथ मजे करेगा। पर एलिशा उस आदमी को अपने साथ लेकर ब्रिज से कूद जाती है। गिरते हुए एलिशा सोच रही थी कि अब की बार भी वो पहले की तरह जिंदा हो जाएगी, ये इस बार उसका लास्ट टाइम होगा। तभी एलिशा जमीन से टकराती है और उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है और वो तुरंत ही मारी जाती है।